सो हेलो एवरीवन, पीवाईक्यू सेशंस में आपका स्वागत है। तो ये सेशन नंबर 2 है और हम हैंडल कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग पीवाईक्यूज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आराम से समझते हैं। क्वेश्चन आया है गेट 2019, 8 मार्क्स में। कैन आई कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक फंक्शन गिवन है, मेन गिवन है, द वैल्यू प्रिंटेड बाय द प्रोग्राम इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं बच्चा ना नेमिंग कंफ्लिक्ट की वजह से ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर आता है। टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, मेन के पास एक वेरिएबल है x नाम का, तो मैंने इसको कह दिया x और मैंने यहाँ फंक्शन का नाम लिख दिया ताकि कोई टेंशन ना हो। सिमिलरली मेन के पास एक वेरिएबल है y, ठीक है। अब y इज इक्वल टू जंबल ऑफ y कोमा x, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले y ऑफ मेन इज इक्वल टू, किसको कॉल कर रहे हैं हम कॉल कर रहे हैं जंबल फंक्शन को, और पास कर रहे हैं y कोमा x। देखिए, x ऑफ मेन की वैल्यू है 2 और ये है 5, दैट मींस आपने कॉल किया है 5 कोमा 2। तो जब आपने 5 कोमा 2 के लिए कॉल किया तो यहाँ के x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई। अब इस वाली स्टेटमेंट से क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट कहेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स विच इज 5 प्लस 2, और वही वैल्यू रिटर्न हो रही है। दैट मीन्स सबसे पहली बार में वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, 12। दैट मीन्स ये 12 वैल्यू अब किसके अंदर जा रही है, y ऑफ मेन, यानी कि y वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन। तो हमने यहां पर क्या स्टोर कर दिया, 12, ठीक है। अब देखिए, सेकंड स्टेटमेंट जो चलेगा वो ये चलेगा। दैट मीन्स सेकंड टाइम ये वाली लाइन कुछ ऐसी है, x ऑफ मेन इज इक्वल टू कॉल द फंक्शन जंबल by passing y comma x, but what is the updated value of y? The updated value of y is 12, however the x value is same. तो जब आप 12 कोमा 2 के लिए इस कोड को रन कराएंगे तो यहां पर x की वैल्यू हो गई 12 और ये वैल्यू रही 2, ठीक है सर। तो ये वाला स्टेटमेंट अब हो जाएगा x is equal to 2 into 12 plus 2 which is 26 and the same value is returned. That means ये जंबल फंक्शन अब हमें क्या रिटर्न कर रहा है, 26, और ये 26 वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, मेन फंक्शन के x नाम के वेरिएबल में। एंड फाइनली वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x, लेकिन ये क्या है, ये तो x ऑफ मेन है। दैट इज व्हाई द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 26। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज वीडियो पॉज कर लिया कीजिए जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आता है, और पहले उसे खुद से ट्राई करने का प्रयास किया करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें, सो दैट आपको भी एनालाइज करने का मौका लगेगा कि मेरी अप्रोच गलत है या सही है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या मुझे इम्प्रूव करना है ना। अदरवाइज पीवाईक्यूज तो बहुत जगह हैं, बहुत किताबों में दिए हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पर दिए हुए हैं। तो पर्पस इस सीरीज का यही है कि आप अपनी एनालाइज कर पाए अप्रोच को, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंटर का बेहद आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में गेट 2019 में पूछा गया है। कैन आई कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। मेन एक एरे गिवन है, printf %dip of 1। अब देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये एक डिक्लेरेशन है जो ये कहता है दैट ip इज अ इंटीजर पॉइंटर, ip इज अ इंटीजर पॉइंटर। अब हम जानते हैं air प्लस 4 क्या होगा, air प्लस 4। तो अगर आपने एरेज पढ़ा है बहुत अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए कि एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। सो दिस बिकम एड्रेस ऑफ एयर 0 प्लस 4। अब एड्रेस ऑफ एयर 0 का मतलब है इसका एड्रेस, प्लस 4 का मतलब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि आईपी नाम के पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ 5। आर यू गेटिंग, इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ 5। और यू कैन से इसके अंदर एड्रेस हो गया एड्रेस ऑफ एयर 4, यानी कि एरे के 5th एलिमेंट का एड्रेस। बट अगर मैं कहता हूं आईपी के अंदर एड्रेस ऑफ एयर 4 है, देन आईपी प्लस 1 क्या होगा, आईपी प्लस 1 होगा एड्रेस ऑफ एयर 4 प्लस 1, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज एड्रेस ऑफ एयर ऑफ 5, यानी कि आईपी प्लस 1 हमें पता चल गया। अच्छा, अगर मैं इसमें स्टार लगा देता हूं और बोलता हूं स्टार ऑफ आईपी प्लस 1, तो आप ये कह रहे हैं स्टार m% एयर ऑफ 5।
सर अगर आपने मुझसे पढ़ा है या कहीं से भी अच्छी रिसोर्स से पढ़ा है तो स्टार और एम्परसेंट इस ऑर्डर में एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। सो दिस बिकम स्टार IP plus 1 is nothing but air of 5। अब आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज एयर ऑफ 5? 0 1 2 3 4 5 दैट मींस 6। दैट मींस स्टार IP plus 1 की वैल्यू आ गई 6। बट एयर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम स्टार ऑफ A plus I को क्या लिख सकते हैं? A of I। And similarly we can write this as IP of 1। So IP of 1 की वैल्यू क्या आ गई? 6। और हमसे प्रोग्राम में वही पूछा जा रहा है। So what is the output? So the output for this particular question is 6। देखिए पॉइंटर, arrays, addresses ये सब मिला जुला है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो स्ट्रिंग एक्चुअली कुछ होती नहीं, इट्स ऑल अबाउट एड्रेस। तो array, पॉइंटर, स्ट्रिंग, एड्रेस सारा निचोड़ एड्रेस का है। तो अगर आप उसे कंसेप्चुअली पढ़ते हैं कि एड्रेस प्लस 1 क्या होता है, एड्रेस अरिथमेटिक क्या होता है, पॉइंटर में प्लस 1 करने से क्या होता है, पॉइंटर में -1 करने से क्या होता है, तो पॉइंटर्स बहुत इजी हैं। बट अगर आप उन्हें एड्रेस से रिलेट करके नहीं पढ़ रहे और बहुत चीजें दिमाग में रख के पढ़ रहे हैं तो चीजें कभी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन वॉइड कन्वर्ट। एक इंटीजर वैल्यू है, बेस केस, एल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन द फंक्शन कन्वर्ट इज कॉल्ड विद एनी पॉजिटिव इंटीजर n एज आर्गुमेंट। कह रहा है इस कन्वर्ट फंक्शन को अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n देते हैं तो ऑप्शंस में से कौन सा पॉसिबल है? व्हिच विल हैपन। कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड एंड टर्मिनेट। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n इन रिवर्स ऑर्डर एंड टर्मिनेट। ऑप्शन सी कह रहा है इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n बट विल नॉट टर्मिनेट। ऑप्शन डी कह रहा है इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग ओके एंड विल नॉट टर्मिनेट। ठीक है, आराम से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए मान लीजिए हमारी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर आप रिकर्शन में बहुत अच्छे नहीं हैं क्या करेंगे? ड्राई रन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। टेक एनी वैल्यू ऑफ n। लेट अस सपोज मैं n की वैल्यू 5 लेता हूं। तो मैंने कहा कन्वर्ट ऑफ 5। अब देखिए बेस केस ये कहता है इफ n इज लेस देन 0 तो बेस केस है, यानी कि प्रिंटिंग कब होगी? जैसे ही आर्गुमेंट लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये वाला बेस केस मतलब प्रिंटफ बेस केस। एल्स दैट मींस हर रिकर्सिव कॉल के अंदर सिर्फ 2 स्टेटमेंट हैं। हर रिकर्सिव कॉल के अंदर सिर्फ 2 स्टेटमेंट है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट ये कहता है कॉल करो सेम फंक्शन को n/2 के लिए, यानी कि आधी वैल्यू के लिए, एंड देन प्रिंट करो n mod 2। ठीक, रिकर्शन ट्री के हिसाब से अगर कन्वर्ट ऑफ 5 है देन n की वैल्यू हो गई 5। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या बोलेगा? इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा कन्वर्ट ऑफ 5/2 व्हिच इज 2। ठीक है, एंड इसका दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा printf n mod 2, so 5 mod 2 is 1। देखिए ये मैंने दोनों ब्रांचेस बना जरूर दी, लेकिन आपको ये समझना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये अब आपको समझना है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। मैं फिर से इसे ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने कहा कन्वर्ट ऑफ 5, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5। इसका पहला स्टेटमेंट क्या करेगा? कन्वर्ट ऑफ 5/2 यानी 2 को कॉल करेगा। इसका दूसरा स्टेटमेंट printf 5 mod 2 यानी कि 1 करेगा। लेकिन रिकर्शन कैसे काम करेगा? सर ये तो इसको कॉल करेगा ना, दैट मींस ये वाला तो वेट कर रहा है, यानी कि अभी कोई प्रिंटिंग जैसा स्टेटमेंट आया नहीं सर। दैट मींस अब इसकी कहानी है, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए अब ये किसको कॉल करेगा? इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा कन्वर्ट ऑफ 2/2 व्हिच इज 1, और इसका दूसरा स्टेटमेंट जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ इसके अंदर दिखा रहा हूं, 2 mod 2 is 0। नाउ फॉर n is equal to 1 अगेन इसके 2 स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा कन्वर्ट 1/2 दैट इज 0 एंड देन printf 1 mod 2 दैट इज 1। आराम से देखिएगा, रिकर्शन तो ऐसे काम कर रहा है, यानी कि ये भी नहीं चला है। अरे कन्वर्ट ऑफ 5 का printf 1 वेट कर रहा है, किसका? इस सब के खत्म हो जाने के बाद कहानी आएगी। आपको याद है ना हम ट्रेस कैसे करते हैं किसी भी ट्री को? इस तरीके से,
यानी कि ये printf वेट कर रहा है, ये printf वेट कर रहा है कि कन्वर्ट टू जब खत्म होगा उसके बाद मेरा नंबर आएगा, बट कन्वर्ट टू खत्म ही नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड दिस पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है सर। अच्छा अब देखिए जब कन्वर्ट ऑफ 0 तो n की वैल्यू हो गई 0। अगेन बिकॉज 0/2 0 होता है, इसका पहला स्टेटमेंट होगा कन्वर्ट ऑफ 0 और दूसरा बोलेगा 0 mod 2 यानी कि 0 को प्रिंट करो। अगेन ये कन्वर्ट ऑफ 2 क्या करेगा, ये कन्वर्ट ऑफ 0, ये भी कन्वर्ट ऑफ 0 और printf। लेकिन रिकर्शन कैसे काम कर रहा है सर, रिकर्शन तो ऐसे ही काम कर रहा है, क्या कुछ भी प्रिंटिंग हो रही है नहीं, बट कन्वर्ट ऑफ 0 कीप ऑन कॉलिंग कन्वर्ट ऑफ 0। क्या अभी तक कुछ भी प्रिंट हुआ है, नो सर इट डज नॉट प्रिंट एनीथिंग, व्हाई, बिकॉज ये printf वेट कर रहा है, हाँ या ना। लेकिन कन्वर्ट ऑफ 0 खत्म नहीं हो रहा, कन्वर्ट ऑफ 0 कीप्स ऑन कॉलिंग कन्वर्ट ऑफ 0। आई स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज पॉज द वीडियो और अच्छे से समझिए कि क्या हो रहा है। एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से सोचिए व्हाट इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, ठीक है। अच्छे से मैं जरा फोकस कर लूं कैमरे का, थोड़ी सी इधर उधर चल रहा है फोकस, आप लोगों को ही परेशानी होगी, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर देखो ऑप्शन ए और बी तो आंसर ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने का। ऑप्शन सी आंसर नहीं है क्योंकि कह रहा है प्रिंट करेगा। अरे हमारा कोड कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा भैया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम हैज इंक्लूड stdio.h, r एक फंक्शन है मेन, which of the following value will be displayed on execution of the program। ठीक, अच्छे से समझते हैं। अब पहली बात तो कई बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे कि फॉर लूप के अंदर ये क्या है। देखो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है ना बच्चे, वो ये होता है, the correct syntax of for loop is something like this, expression 1, expression 2, expression 3। for loop का जो correct syntax होता है वो ये होता है। and what is an expression? expression is a statement having some value, ठीक है। that means you can say a value is an expression and expression is a statement, so value is a valid statement, a value is a valid statement in C programming language। इसीलिए अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, प्लीज ट्राई दिस कोड, इस कोड को कंपाइल एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, इट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एरर बिकॉज दिस इज अ वैल्यू, और यू कैन से एक्सप्रेशन, इवन दिस इज अ वैल्यू एंड वैल्यू इज अ एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन इज अ वैलिड स्टेटमेंट। बिकॉज एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसकी कुछ वैल्यू होती है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। सो हमारी समझ में इतना तो आ गया कि ये एक वैलिड। अच्छा पहले इसको समझते हैं, आर फंक्शन क्या कह रहा है, एक स्टैटिक इंट नम, यानी कि मैंने कहा नम की वैल्यू है 7, ठीक है। क्या ये लाइन उसके बाद कभी एग्जीक्यूट करती है? नहीं सर, बिकॉज ये रन टाइम पर नहीं होता, एग्जीक्यूशन टाइम से पहले ही हो जाता है। रिटर्न करो नम माइनस माइनस, यानी कि ये स्टेटमेंट आप दो स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हो। पहले रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, उसके बाद नम इज इक्वल टू नम माइनस 1 होगा बिकॉज ऑफ पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। यानी कि जो भी नम की वैल्यू है करंट वैल्यू वही रिटर्न होगी, उसके बाद नम की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक। तो आराम से समझते हैं सर। फॉर लूप में सबसे पहले हम यहां पर आए आर, तो ये आर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 7 रिटर्न करेगा, है ना। और रिटर्न करने के तुरंत बाद इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। जब हम यहां आएंगे तो ये 6 रिटर्न करेगा, और क्योंकि 6 ट्रू है, प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, बट रिटर्न करने के तुरंत बाद ये 5 पहुंच जाएगा। दैट मींस प्रिंटफ पर इसकी वैल्यू क्या होगी सर, प्रिंटफ से पहले इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है। अब विद इन प्रिंटफ जब आप आर को कॉल करेंगे, आर फंक्शन क्या कहता है, करंट वैल्यू को रिटर्न करता है। दैट इज व्हाई यहां पर वैल्यू क्या आएगी 5, एंड परसेंटेज डी से पहली जो वैल्यू प्रिंट होगी वो है 5। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका गेट के हिसाब से, क्योंकि पहली वैल्यू 5 है। अब गेट के एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिएगा, बट क्योंकि मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि हमें पीवाईक्यूज अच्छे से समझने हैं और बीइंग अ फैकल्टी मुझे समझाने हैं,
ठीक है, बट गेट के एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए होते हैं कि ठीक है यहाँ पर टाइम सेव कर लो, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में जो लेंथी क्वेश्चन है वहां पर करना पड़ेगा। अब इसके तुरंत बाद इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी बिकॉज ऑफ पोस्ट डिक्रीमेंट। अब प्रिंटफ के बाद आप कहां जाएंगे सर, यहां पर। अब यहां पर आर क्या रिटर्न करेगा 4, लेकिन 3 हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस इस वाले आर पर इसकी वैल्यू क्या है 3, और 3 क्योंकि ट्रू है प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन प्रिंटफ पर पहुंचते पहुंचते ये 2 हो चुका होगा। एम आई राइट? तो अब जब आर है, आर प्रिंटफ के अंदर किसको रिटर्न करेगा सर, करंट वैल्यू दैट इज 2 को रिटर्न करेगा, वही 2 प्रिंट होगा और उसके तुरंत बाद ये 1 हो जाएगा। दैट मीन जब आप यहां आए तो ये वैल्यू 1 है और उसके तुरंत बाद ये 0 है। नेक्स्ट टाइम जब आप यहां आए तो वैल्यू क्या रिटर्न होगी 0, और क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स है आप बाहर आ गए। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 5 to 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, एक सी का प्रोग्राम गिवन है, कह रहा है आउटपुट ऑफ द अबव सी प्रोग्राम। ठीक, देखिए आराम से समझते हैं। हमें कह रहा है स्टार बी इज इक्वल टू, यानी कि एक पॉइंटर है और उसी के साथ में इसका इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, a+4। अच्छा एक बात बताइए, अगर a एक एरे का नाम है तो a+4 क्या होगा? एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है +4। दैट मींस अगर ये है एड्रेस ऑफ a0, +4 क्या होगा? +1 +2 +3 +4। दैट मींस a+4 इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ a4, और यू कैन से एड्रेस ऑफ एलिमेंट 10। उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आराम से समझिएगा, एक लूप चल रहा है जिसमें हमें बार बार ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दैट मींस हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि b का मतलब है एड्रेस ऑफ a4, सही। हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है? b-i, ठीक है। तो अगर b का मतलब ये है तो b-0 का मतलब एड्रेस ऑफ a4 ही है। अच्छा b-1 का मतलब क्या होगा सर? एड्रेस -1 मतलब मूविंग 1 लोकेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो b-1 क्या होगा? a4 से जस्ट पिछला वाला एलिमेंट, दैट इज एड्रेस ऑफ a3। अच्छा b-2 क्या होगा? इससे एक पहले एलिमेंट, दैट इज एड्रेस ऑफ a2। अच्छा b-3 क्या होगा? एक और पीछे चले जाइए, एड्रेस ऑफ a1। अच्छा b-4 क्या होगा? एड्रेस ऑफ a0। आर यू गेटिंग? ठीक है सर, तो आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर b-0 एड्रेस ऑफ a4 है तो स्टार b-0 क्या होगा? इट इज नथिंग बट स्टार एड्रेस ऑफ a4, एंड सिमिलरली स्टार b-1 क्या होगा? इट इज नथिंग बट स्टार एड्रेस ऑफ a3। सिमिलरली ये क्या होगा? स्टार b-2 इज नथिंग बट स्टार एड्रेस ऑफ a2, और ये क्या होगा? स्टार b-3 इज नथिंग बट स्टार एड्रेस ऑफ a1। सिमिलरली स्टार b-4 क्या होगा? इज नथिंग बट स्टार एड्रेस ऑफ a0। और आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसी सीरीज के दौरान भी मैंने बताया है कि स्टार उसके बाद एम्परसेंट, दे यूज्ड टू कैंसिल आउट ईच अदर। स्टार एम्परसेंट, स्टार एम्परसेंट, स्टार एम्परसेंट, स्टार एम्परसेंट। दैट मींस ये हो गया a4, ये हो गया a3, ये हो गया a2, ये हो गया a1, और ये हो गया a0। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, सो लेट मी इरेज ऑल दिस। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है सर, ठीक है, डन, सही है ना? ठीक, तो ये रहा हमारा पहला पार्ट। अच्छा हमें इसकी भी जरूरत पड़ रही है, स्टार b-i। एक बात बताओ, अगर b का मतलब एड्रेस ऑफ a4 है तो स्टार b का मतलब क्या हो गया सर? a4 का मतलब 10, स्टार b का मतलब 10 है, ठीक है, स्टार b का मतलब 10 है। ठीक, अब हम एक एक करके इस लूप पर काम करते हैं, 1 by 1। i की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4। अच्छे से देखिएगा सर, फॉर i इज इक्वल टू 0,
सम इज इक्वल टू सम की इनिशियल वैल्यू है 0। देखो सम की इनिशियल वैल्यू क्या है सर, सम की इनिशियल वैल्यू है 0, तो आप कह रहे हो 0 प्लस स्टार बी माइनस आई। देखिए स्टार बी है 10 माइनस 0 माइनस व्हाट इज द स्टार ऑफ b माइनस 0 a4 दैट इज 10। तो देखो ये 0 प्लस 10 माइनस 10 यानी कि ये 0 से 0 ही रही। नाउ व्हेन i बिकम्स 1, सम की नई वैल्यू आएगी सम की पुरानी वैल्यू प्लस व्हाट इज द स्टार b 10, i की वैल्यू 1 माइनस व्हाट इज दिस इज a3 और a3 हमारे कोड में क्या है आराम से देखिए 8। So now what is the answer? Sir 0 plus 9 minus 8, so it is 1. That means sum की value update होके 1 हो गई, ठीक है। Now for I is equal to 2, for I is equal to 2, sum की value क्या होगी? Sum की पुरानी value which is 1 plus star B minus I की current value minus A of 2 क्या है 6, okay? तो क्या आ गया 1 प्लस 8 माइनस 6 यानी 1 प्लस 2, दिस बिकम 3। तो ये अपडेट हो गया, क्या हो गया 3। नाउ फॉर i इज इक्वल टू 3, सम की नई वैल्यू क्या होगी, सम की पुरानी वैल्यू विच इज 3 प्लस 10 माइनस i की वैल्यू माइनस a1 क्या है 4, ओके। सो व्हाट इज दिस सर 3 प्लस 7 माइनस 4, सो 3 प्लस 3 इट बिकम्स 6। सो सम की नई अपडेटेड वैल्यू हो गई 6, ओके। नाउ लास्टली व्हेन i बिकम्स 4, सम की अपडेटेड वैल्यू होगी सम की पुरानी वैल्यू प्लस 10 माइनस 4 माइनस a0 विच इज 2। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 माइनस 2 यानी 6 प्लस 4। सो द आंसर इज 10। पूरा लूप चल गया, बाद में हमें सिर्फ कह रहा है प्रिंट एफ सम। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 10। क्वेश्चन को आराम से समझिए, क्वेश्चन को आराम से कीजिए, देखिए लूप में क्या रिपीट हो रहा है ना। देख जैसे इस क्वेश्चन में हमने पहले ये सब कैलकुलेट कर लिया और अब देखिए कितना आसान हो गया। अगर आप इसको और इसको आराम से समझेंगे करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। जब ज्यादातर ऐसे जब क्वेश्चन हो एक टेबल टाइप की बना लिया करो, व्हाट इज दिस i इज इक्वल टू 0 1 2 3, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, और फिर सबको जल्दी जल्दी से हम निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा शायद ये कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा लेंदी है, बट इतना लेंदी नहीं है जितना कि ये एंश्योरिटी है कि आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। सो आई होप अप्रोच आप समझ के चल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following C code assuming that unsigned long int type is length is 64 bits. 64 bits यहाँ पर क्यों दिया हुआ है? Because input देखिए इनपुट वो बहुत लार्ज ले रहा है और इतना लार्ज इनपुट 64 बिट से कम में आ नहीं पाएगा, इसलिए उसने पहले ही कह दिया कि ओवरफ्लो या ऐसा कुछ नाटक नहीं है कि आप सोचें साइक्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से समझिएगा। एक लूप है उसके बाद एक और लूप है। पहली बात तो ये नेस्टेड लूप नहीं है, फॉर लूप चला ये इसका कोड, ये फॉर लूप ये इसका कोड, ठीक है। अब कहानी ये है कि इनपुट 2⁴ है। जब भी गेट में इनपुट बहुत लार्ज हो, क्वेश्चन को हमेशा आसान कर लीजिए, पहले उसे स्मॉल इनपुट के लिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट n इज इक्वल टू 2⁵, 2⁶, 7 8 जो आप लेना चाहें। बट क्योंकि मैं स्मॉल की बात कर रहा हूं तो थोड़ा ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आराम से समझिएगा, पहला वाला फॉर लूप मैं रन करा रहा हूं। i की वैल्यू क्या है ये, ठीक है। इज i ग्रेटर देन 1? हाँ सर, 2⁵ इज ग्रेटर देन 1। बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू, कोड एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि j++ एक बार एग्जीक्यूट कर गया। आफ्टर दिस हम कहां जाएंगे? i इज इक्वल टू i/2, यानी कि 2⁴ हो गया। अब कंडीशन चेक होगी, 2⁴ ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज ट्रू, j++ एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर से आप यहां पर जाएंगे, i की वैल्यू होगी 2⁵. नाउ 2⁵ ग्रेटर देन 1, अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट मींस j++ एग्जीक्यूट करेगा।
i की वैल्यू हो गई फिर से आधी, 2 की पावर 2 ग्रेटर देन 1 कंडीशन इज ट्रू, दैट मींस j प्लस प्लस एग्जीक्यूट करेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1, नाउ 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1 इज ट्रू, j प्लस प्लस। अब जब i की वैल्यू 2 की पावर 1 का आधा होगी इट बिकम्स 2 की पावर 0, नाउ 2 की पावर 0 ग्रेटर देन 1, नो सर दिस इज फॉल्स, बिकॉज 1 ग्रेटर देन 1 दिस इज फॉल्स। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5 पहला लूप कितनी बार चला, 1 2 3 4 5, या ये कहूं फॉर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5 पहले लूप ने j की वैल्यू को 5 कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, आई एम सेइंग फॉर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5 फर्स्ट लूप एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट लूप मेक्स j एज 5, ठीक है, but the correct input is n is raised to the power 40. So can I say for n is equal to 2 raised to the power 40, sorry input 2 raised to the power 40 है, so can I say execution of first loop will make j as 40? Can I say this? हाँ sir, of course you can say, done है sir, done। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि अब j की वैल्यू 40 है, ठीक है। अब सेकंड लूप एग्जीक्यूट कराते हैं, अब आराम से देखिएगा। J सेकंड लूप हम बात कर रहे हैं, सेकंड लूप J की वैल्यू क्या है सर, J की वैल्यू है 40। नाउ प्लीज टेल मी द कंडीशन फॉर द लूप इज J ग्रेटर देन 1, सो 40 ग्रेटर देन 1 इज इट ट्रू? यस सर, बिकॉज इट इज ट्रू सम प्लस प्लस एग्जीक्यूट करेगा। देखिए सम और J दोनों ही 0 थे, ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर गया। अब अगली बार क्या होगा, J की वैल्यू आधी हो गई। नाउ 20 greater than 1 is it true? हाँ सर, that means sum plus plus execute करेगा। अगली बार 10 होगी, 10 greater than 1 because this is true, sum plus plus execute करेगा। अगली बार में ये 5 होगी, 5 greater than 1 condition is true, sum plus plus execute करेगा। now 5 से ये 2 हो जाएगी, now 2 greater than 1 condition is true, sum plus plus execute करेगा। अब 2 से जब 1 होगी, 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स है, दैट मींस सेकंड वाले लूप ने सम प्लस प्लस कितनी बार चलाया, 5 बार। सम की वैल्यू क्योंकि 0 थी, 5 बार इंक्रीमेंट होने के बाद वो 5 हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई अगर रिटर्न सम हो रहा है, सो व्हाट इज द आंसर सर, द आंसर इज 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सबको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए आराम से क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। वीडियो पॉज कीजिए, देन ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिए। देखिए आराम से देखिएगा। फन 1 फन 2 दो कोड हैं, फंक्शन है, मेन से 2 स्ट्रिंग है। फन 1 को हम कॉल करते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, फन 2 को कॉल करते हैं, उसके बाद प्रिंट कराते हैं। देखिए अगर आप एड्रेसेस को अच्छे से जानते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस अच्छे से जानते हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखिए। देखिए फन 1 में वेरिएबल आ रहा है, भले ही वो वेरिएबल एक एड्रेस है, भले ही वो वेरिएबल एक पॉइंटर है, बट अगर हम यहाँ देखें तो एक कॉल बाय वैल्यू टाइप का कुछ लग रहा है। चलिए अगर आपको वहां से भी नहीं समझ में आया, तो आप फंक्शन की डेफिनेशन में अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन में अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, तो कहीं पर भी डी रेफरेंसिंग नहीं हो रही, नो डी रेफरेंसिंग। दैट इज वाई जो भी चेंज होंगे वो सिर्फ फॉर्मल आर्गुमेंट में होंगे, एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए इसको मैं और आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मान लीजिए मेन के अंदर हमने कहा i एंड char स्टार str2 is equal to y, ठीक है, एंड हमने कॉल किया fun1 str1 str, ठीक। बाकी की कहानी बाद में देखेंगे, पहले इतने पार्ट को समझते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, पहले तो इसको समझते हैं। सर मेमोरी में कहीं पर भाई नाम की स्ट्रिंग बनेगी,
इसका कुछ भी एड्रेस होगा, लेट अस सपोज दिस एड्रेस इज 100, तो मेमोरी में एक्चुअली str1 क्या है, पॉइंटर, यानी कि str1 के अंदर क्या आ रहा है, ये एड्रेस 100 which is address of this character h. Similarly, हमने कहा somewhere in memory, और ये रीड ओनली मेमोरी होगी, मतलब रीड ओनली मेमोरी वाला एरिया, रीड ओनली एरिया, प्रोग्राम का रीड ओनली एरिया। str2 के अंदर क्या आ रहा है, ये वाला एड्रेस विच इज एड्रेस ऑफ करेक्टर b। तो जब आपने यहां से fun1 str1 str2 किया, तो बेसिकली आपने यहां से क्या भेजा, एड्रेस ऑफ अ करेक्टर भेजा, तो यहां से गया है 100 और यहां से गया है 200, ठीक है। अब fun1 का कोड देखिए, fun1 का कोड कह रहा है void fun1 char star, दिखा देता हूं एक बार कोड, char star s1 char star s2, ठीक है, ठीक, यानी कि s1 के अंदर क्या आ रहा है 100, जस्ट अंडरस्टैंड कि s1 के अंदर क्या आ रहा है 100, दैट मींस s1 इज पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस, एंड s2 के अंदर क्या आ रहा है 200, दैट मींस s2 इज पॉइंटिंग टू, डन। फिर से समझते हैं। देन कैर स्टार टेम्प, एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया है टेम्प नाम का, कैर पॉइंटर टेम्प, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प नाम का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहली लाइन कह रही है टेम्प इज इक्वल टू s1, तो जब हमने कहा टेम्प इज इक्वल टू s1, दैट मींस s1 की कंटेंट टेम्प में कॉपी होगी, ठीक है, एकदम बढ़िया है। देन दूसरी लाइन कहती है s1 इज इक्वल टू s2, यानी कि s2 की कंटेंट s1 में कॉपी हो गई, तो s2 के कंटेंट s1 में कॉपी हो गई। दूसरी लाइन ने क्या किया, यहां पर 200 हो गया, ठीक है। उससे हुआ कुछ नहीं, उसका मीनिंग सिर्फ इतना हुआ कि नाउ, ठीक है सर। अच्छा तीसरी लाइन क्या कह रही है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरी लाइन कह रही है टेम्प की कंटेंट s2 में s2 में डाल दो, तो टेम्प के कंटेंट आपने s2 में डाल दिए, यानी कि यहां अब आ गया 100, उसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो एक्चुअली में जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ, जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ, अब ना तो टेम्प है, ना s1 है, ना s2 है। क्या एक्चुअल स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज हुआ? क्योंकि देखो डीरेफरेंसिंग का मतलब ये है स्टार ऑफ समथिंग, वैल्यू एट। अगर आपके फंक्शन को एक एड्रेस मिल रहा है और आपके फंक्शन के कोड के अंदर वैल्यू एट जैसा कुछ नहीं हो रहा, दैट मींस आप उस एड्रेस पर जाके कंटेंट तो चेंज कर ही नहीं रहे ना। दैट इज व्हाई, क्या fun1 यहां पर कुछ भी कर रहा है? नहीं सर, दैट मींस fun1 का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर, str1 और str2 पर। दैट इज व्हाई जब आप str1 प्रिंट करेंगे हाई प्रिंट होगा, str2 प्रिंट करेंगे बाय प्रिंट होगा। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, पहला आंसर है हाई बाय, ठीक है, पहला आंसर है बाय हाई, सॉरी हाई बाय। दैट मींस ना तो आंसर ऑप्शन सी है, ना आंसर ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? fun2 में देखिए क्या हो रहा है, fun2 में कॉल बाय रेफरेंस चल रहा है। दैट मींस यहां से अब क्या जाएगा वो हमें समझना है। तो मान लेते हैं सारी कहानी सबको याद ही होगी। ठीक है, ठीक है, पर str1 का भी तो कोई एड्रेस होगा, इस str2 का भी कोई एड्रेस होगा। तो fun2 के अंदर अब आप क्या पास कर रहे हैं, fun2 के अंदर आप पास कर रहे हैं 216 एंड 314, बट एक्चुअली में ये क्या है, एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर। तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, पॉइंटर टू पॉइंटर। डन है सर? कोड देखते हैं आराम से। fun2 का अगर कोड देखें, s1 के अंदर क्या आ रहा है, दैट मींस अब कहानी थोड़ी सी अलग है। s1 के अंदर आ रहा है 216, दैट मींस s1 कह रहा है मैं यहां, और
S2 के अंदर आ रहा है 314, दैट मींस S2 इज पॉइंटिंग टू दिस। ओके, अब कंटेंट देखते हैं आराम से। फिर से क्या स्टार टेम्प इज इक्वल टू स्टार ऑफ S1। अगर मैं आपसे कहूं टेम्प इज इक्वल टू स्टार ऑफ S1, पहले तो इसको समझते हैं। स्टार ऑफ S1, स्टार ऑफ S1 का मतलब क्या है? वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 216, मेमोरी लोकेशन 216। तो 216 में वैल्यू क्या है? 100, which is also a address. So can I say memory location 100? यानी कि स्टार ऑफ S1 का मीनिंग है 100। तो जब हमने किया temp is equal to स्टार ऑफ S1 और वैल्यू एट S1, this becomes temp के अंदर आ गया 100। लॉजिकली इसका मीनिंग क्या है ये समझिएगा। लॉजिकली इसका मीनिंग क्या है? सी 100 is this address and 200 is this address. तो लॉजिकली एक्चुअली क्या हुआ सर? temp is now pointing to first string। हाँ, पर अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूं। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। स्टार ऑफ S2 is equal to स्टार ऑफ S1। Now what is the meaning of स्टार ऑफ S2? S2 का मतलब 314, स्टार ऑफ S2 का मतलब 200। तो जब हमसे किसी ने कहा कि यार स्टार ऑफ S1 इज इक्वल टू स्टार ऑफ S2, तो स्टार ऑफ S2 का मतलब तो हम जानते हैं, दैट इज मेमोरी लोकेशन 200, मेमोरी लोकेशन 200। अब हम इसे कहां असाइन करने वाले हैं? वैल्यू एट 216, दैट मींस यहां पर अब क्या एड्रेस आ गया? 200। इज दैट ओके? डन है सर? मीनिंग समझिएगा। 200 का मतलब है अब str1 इसको पॉइंट कर रहा है। बहुत अच्छे। लास्ट देखिए, स्टार ऑफ S2 इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प के अंदर है 100, स्टार ऑफ S2 यानी कि 314 पर जो वैल्यू है वो अब क्या हो जाएगी? 100। लॉजिकल मीनिंग समझिए। दैट मींस फंक्शन खत्म। str2 अब पहली स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, str1 अब दूसरी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। एक्चुअली में कॉल बाय रेफरेंस था। दैट इज व्हाई जब भी fun2 कॉल होगा क्या कहानी होगी? स्ट्रिंग स्ट्रिंग str1 अब बाय है और str2 अब हाई है। तो fun2 के बाद क्या प्रिंट होगा? बाय हाई। दैट इज व्हाई व्हाट इज द आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। मैं बार-बार आपको कह रहा हूं, जब भी नया क्वेश्चन आए वीडियो पॉज किया कीजिए, खुद से सोचा कीजिए, देन आगे बढ़ा कीजिए और देखिए कि आपकी अप्रोच सही है या नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Can I consider the following program written in pseudo code? Assume that x and y are integers. देखिए, count of x comma y if y not is equal to 1। आराम से देखिएगा, इस if के अंदर फिर से एक if है। तो ये वाला if यहां से यहां तक है। ये else किसके साथ होगा? अपने से जस्ट पहले वाले, है ना? यानी कि ये if हो गया, ये else हो गया, लेकिन इस if का else नहीं है। That means ये जो भी कोड है, ये जितना भी कोड है वो कब एग्जीक्यूट कर रहा है? when y is not is equal to 1। whenever y is equal to 1 कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा क्या? नहीं। Are you getting? Are you getting? Whenever y becomes 1, that means मैं कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूं, count of does not matter what is x, क्या होगा? सर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कहानी खत्म, फंक्शन खत्म हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, पहले देखते हैं। The number of times that the print statement is executed by the call count of 1024 1024। ठीक, let's try to understand। मान लीजिए मैंने कहा count of 1024 1024। so this is x and this is y। see y is not is equal to 1, that is why हम अंदर गए। अब डिपेंड करता है if एग्जीक्यूट करेगा else, बिकॉज x इज नॉट इज इक्वल टू 1 इफ एग्जीक्यूट करेगा और if के अंदर दो स्टेटमेंट हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिकॉज x इज नॉट इज इक्वल टू 1 इफ एग्जीक्यूट करेगा और if क्या बोलेगा? सर प्रिंट, प्रिंट करो। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? यानी कि printf चलेगा एंड देन काउंट फंक्शन कॉल होगा, लेकिन बट किंतु परंतु x की यानी कि पहले आर्गुमेंट की वैल्यू आधी हो जाएगी, दैट इज 512, y सेम रहेगा। जब अगली बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि x अब भी 1 नहीं है, तो क्या होगा? सर
जल्दी से बताइए, इफ एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटफ चलेगा और काउंट पहले आर्गुमेंट की वैल्यू को आधा कर देगा 1024। दैट मींस 512 से 256 हो गया। इसके बाद क्या होगा, आई होप सब समझ पा रहे हैं। काउंट 128 1024 एंड सो ऑन। प्रिंटफ यहां पर भी चला, प्रिंटफ यहां पर भी चलेगा। हमने कहा काउंट 128 से वैल्यू हो जाएगी 64। देन फिर से क्या होगा सर, प्रिंटफ चलेगा, काउंट 32 1024। फिर से क्या होगा सर, इफ चलेगा, प्रिंटफ चलेगा, काउंट 16 1024। ठीक है, फिर से क्या होगा, इफ और प्रिंटफ, तो काउंट में क्या होगा 8 एंड 1024। सही है। फिर से क्या होगा बताइए, इफ एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, काउंट 4 1024। फिर से क्या होगा, इफ एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटफ। मैं सिर्फ एक बार ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको एक बार चीज समझ में आ जाए, उसके बाद मैं आपको, अब क्या प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, इफ भी एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ही ये कहानी आई, अंडरस्टैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार चलने के बाद वैल्यू 1024 से 1 हो जाती है, यानी कि x now becomes 1. Understand this one. That means count of 1024 comma 1024 after 10 times printf convert हो जाता है count of 1 comma 1024. Now x become 1. Understand, when x become 1 or y is not is equal to 1, the else part will execute. Now when the else part will execute, understand this part. मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत डेप्थ में इस क्वेश्चन को समझा पाऊं। 10 times printf execute कर गया। Now count 1 comma 1024 and when x become 1, the else part will execute और else part ये कहता है y को डिक्रीज करो 1 से, that means now y become 1023 and again start count 1024 comma y. Updated value of y is 1023, यानी कि पहले स्टेप में क्या हुआ, काउंट ऑफ 1024 comma 1024 से कहानी कन्वर्ट हो गई काउंट ऑफ 1 comma 1024 में। 10 बार इफ एग्जीक्यूट किया, प्रिंटफ एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जैसे ही x 1 हो जाता है, else एग्जीक्यूट करता है, y की वैल्यू घट जाती है। तो अब कहानी इतनी हो गई। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब कहानी फिर से शुरू होगी, आराम से देखिएगा और सोचिएगा। सर क्योंकि x 1024 है, 10 टाइम्स प्रिंटफ होके फिर से क्या होगा, काउंट 1 comma 1023 हो जाएगा। Are you getting? अब फिर से else part एग्जीक्यूट करेगा और फिर से क्या होगा, काउंट ऑफ 1024 comma 1022 एग्जीक्यूट करेगा। फिर से क्या होगा, 10 टाइम्स। दैट मींस हो क्या रहा है सर, पहले x की वैल्यू 1024 यहां से हम स्टार्ट होते हैं, लेकिन बट किंतु परंतु सबसे पहले y की वैल्यू क्या थी, 1024। अगली बार में आराम से देखिएगा, y की वैल्यू क्या हो गई, 1023। अगली बार में y की वैल्यू क्या हो गई, 1022। दैट मींस व्हाट आई एम सेइंग इज, हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुए, 10 टाइम्स प्रिंटफ एग्जीक्यूट किया, फिर else की वजह से हम कहां से स्टार्ट हुए, 1024 देन 1023, अगेन 10 टाइम्स प्रिंटफ होगा, उसके बाद एक else एग्जीक्यूट किया था, देन x फिर से 1024 हो जाता है, 1022 then 10 times printf. So what I am trying to say, what for every value of y क्या 10 times printf एग्जीक्यूट करेगा, हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान देना है, हर वैल्यू, लेकिन कौन सी
सर 3 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, बट जैसे ही y की वैल्यू 1 होगी, जैसे ही y की वैल्यू 1 होगी, आप जानते हैं मेन सबसे पहले वाला इफ चलेगा, whenever y is equal to 1, see सब कुछ कब एग्जीक्यूट कर रहा था, when y is not is equal to 1, that means कोड खत्म हो जाएगा। so total how many times printf एग्जीक्यूट किया, सर 10 10 10 10, लेकिन ये कितने हैं, सी x की वैल्यू तो सेम है, y की वैल्यू 10242, दैट मींस फॉर y वैल्यू फ्रॉम 0 to 1024 की कितनी वैल्यूज हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, so these are 1023 values of y, and for each y, for each such y 10 times printf चल रहा था, तो ओवरऑल printf कितनी बार चला, 1023 multiply by 10, so the answer is 10230 times. That's a very good question, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 10230 टाइम्स printf एग्जीक्यूट करेगा। हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था the number of times that the printf statement executed is, so the correct answer is 10230। ठीक है, गेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले सोचिए क्वेश्चन में क्या करना है, वीडियो पॉज कीजिए, देन खुद से ट्राई कीजिए, देन मेरा सॉल्यूशन कीजिए। देखिए सबसे पहले तो एक कोड दे रखा है और हमसे पूछा है द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम देख लीजिए, आउटपुट यानी कि प्रिंटफ ये रहा। प्रिंटफ क्या प्रिंट कर रहा है, काउंटर, यानी कि हमें इस प्रोग्राम में किस पर फोकस करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंटर। हमें इस बात पर फोकस करना ही नहीं है कि रिटर्न वैल्यू क्या है, हमें फोकस करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंटर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। कई बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं इस रिटर्न वैल्यू पर फोकस करने के चक्कर में। हमें क्या मतलब, जब हमसे कह रहा है आउटपुट बताओ, आउटपुट का मतलब प्रिंट क्या होगा, प्रिंट कर रहा है काउंटर की वैल्यू, तो हमें तो सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि काउंटर की वैल्यू क्या है। चलिए सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ कैलसी 4,81, ठीक है, फॉर्मल आर्गुमेंट ए, ओके। देखिए काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0। जैसे ही ये वाली फंक्शन कॉल शुरू हुई, हमें पता है काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि काउंटर प्लस प्लस एक बार हो गया तो ये वैल्यू 0 से 1 हो गई। अब मुझे बताइए क्या b की वैल्यू 3 है, नहीं, यानी कि else वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, else वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, आई डोंट केयर रिटर्न एंड ऑल दैट, दैट मींस else वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। और अब क्या होगा, रिकर्शन कॉल होगा। देखिए पहला आर्गुमेंट सेम है, दूसरा आर्गुमेंट b/3 यानी कि 27। अब जब ये वाली कॉल चलेगी तो फिर से क्या होगा, सर काउंटर प्लस प्लस होगा। काउंटर प्लस प्लस का मतलब ये वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। else पार्ट एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज b इज नॉट इज इक्वल टू 3। अगेन a आर्गुमेंट सेम रहेगा, दूसरा आर्गुमेंट डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब अगेन काउंटर प्लस प्लस विल एग्जीक्यूट, बिकॉज ऑफ दिस काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब else पार्ट एग्जीक्यूट करेगा फॉर श्योर, तो हो क्या रहा है, पहला आर्गुमेंट सेम और b की वैल्यू। अब जब ये वाली कॉल चलेगी, काउंटर प्लस प्लस तो होना ही है, दैट मींस काउंटर की वैल्यू 4 होगी। बट बिकॉज b इज इक्वल टू 3, बिकॉज b इज इक्वल टू 3, क्या आगे कोई कॉल चलेगी, नहीं सर। सो हाउ मेनी टाइम्स काउंटर प्लस प्लस एग्जीक्यूटेड, 4 टाइम्स, एंड दैट इज व्हाई काउंटर की वैल्यू 0 से 4 हो गई। हमसे पूछा था आउटपुट क्या है, हम कह देंगे आउटपुट है 4। सी अंडरस्टैंड दिस पार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोशिश किया कीजिए टाइम सेव करने का, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेकंड्स में हो जाते हैं। तो अगर आप बैलेंस मैनेज नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है,
एक स्ट्रक्ट आवर नोड करके हमने एक डेटा टाइप बनाया है, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, स्ट्रक्चर की टेम्पलेट डिक्लेयर की है। देन आपने एक वेरिएबल बनाया p, पहले इस वेरिएबल को समझ लेते हैं। अब इस वेरिएबल का टाइप क्या है? वेरिएबल का टाइप क्या है स्ट्रक्ट में? हालांकि आप सबको क्लियर होना चाहिए ये वाला पार्ट, बट ठीक है, सॉरी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लीजिए। मैं कह रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट है या 3 मेंबर है। मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, ये व्हाइट लाइन और ये येलो लाइन सेम ही है, बस जस्ट टू शो यू समथिंग मैंने ये अलग बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा p नाम का वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पर हर मेंबर 3 मेंबर है x, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये p डॉट x है ये वाला, और क्या मैं कह सकता हूँ ये p डॉट y है, और ये कह सकता हूँ p डॉट z है, ठीक है। आपने इसके अंदर रखा कैरेक्टर 1, ओके, यहाँ पर है कैरेक्टर 0 और a+2। हम जानते हैं कि अगर ये कैरेक्टर है तो a का स्काई कोड +2 और बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। अरे मान लीजिए मैंने कहा केयर z इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, तो ये कैसे सॉल्व होगा? सर a का स्काई कोड, मान लेते हैं a का स्काई कोड x है, अगर आपको याद नहीं है कि वो 97 है, तो b का स्काई कोड क्या होगा x+1 और c का स्काई कोड क्या होगा x+2। तो ये कहानी क्या आ जाएगी, आराम से देखिएगा, ये हो जाएगा x+2, है ना, लेकिन ये तो इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पर कैरेक्टर है, तो फाइनली z के अंदर क्या जाएगा कैरेक्टर c। उम्मीद करता हूं ये पार्ट सबको क्लियर होगा, ठीक है। देन हमने एक पॉइंटर लिया और पॉइंटर किस टाइप का है? स्ट्रक्ट आवर नोड, और वो पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ p। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका कुछ एड्रेस होगा ना। अब देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस पूरे स्ट्रक्चर की, है ना। तो Q के अंदर किसका एड्रेस है? ये वाला, लेकिन Q के अंदर अभी पूरे स्ट्रक्चर का एड्रेस है, अंतर है ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये एड्रेस जो है 100, वो यही वाला तो एड्रेस होगा। हाँ सर, स्टार्टिंग एड्रेस, ओके। अब आराम से समझिएगा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये क्या है? टाइप कास्टिंग। हम ये कह रहे हैं कि मान लो Q के अंदर कैरेक्टर का एड्रेस है, यानी कि अब हम ये कह रहे हैं कि Q के अंदर 1 बाइट का एड्रेस है। लेट मी रिमूव एवरीथिंग नाउ, अच्छे से समझिएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि Q के अंदर 1 बाइट का एड्रेस है। देखो ये वाला जो एड्रेस है वो 100 ही है और ये येलो और व्हाइट सेम है, यानी कि अब मैं ये कह रहा हूं कि Q के अंदर कौन सा एड्रेस है? तो Q के अंदर इस वाली का एड्रेस है, सिंपल। जब मैंने ये कहा, जैसे ही मैंने ये कहा केयर स्टार Q, तो दैट मींस Q अब p डॉट x के एड्रेस को पॉइंट कर रही है, ठीक है, ठीक है, इज दैट ओके? अब अगर मैं इसमें +1 करूंगा तो हम 1 बाइट आगे बढ़ जाएंगे, दैट मींस नाउ इट इज पॉइंटिंग टू p डॉट y का एड्रेस, ठीक है। और अगर मैं एक और स्टार लगाऊंगा दैट मींस वैल्यू इनसाइड, दैट मींस अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर 0 की, दैट मींस ये क्या प्रिंट करेगा? कैरेक्टर 0, लेकिन C में सिंगल कोट प्रिंट नहीं होते, ठीक है। अब अगला वाला अगर आप देखोगे वो सेम है, बस एक चेंज है, +2 किया है, तो +1 अगर ये था तो +2 क्या होगा? अगला वाला एड्रेस, दैट मींस ये प्रिंट करेगा C, ठीक है। आई होप ये क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना कुछ किए भी कर सकते थे 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही कर सकते थे। सी और डी ऑप्शन देख के ही काट दो, क्योंकि अरे प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में क्या सिंगल कोट के साथ प्रिंट होता है? नहीं। आप परसेंटेज सी लगा रहे हो क्या? नहीं सर, ठीक है, ठीक है। ए और बी में बी ऑप्शन क्यों काट दो? सर आप अगर परसेंटेज सी लगा रहे हो, अगर आपको +2 भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो कंफर्म है ना, इससे एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, a+2 तो कभी प्रिंट नहीं होगा। दैट इज व्हाई आप ऑप्शन बी भी काट दो, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। तो कुछ चीजें कहते हैं ना कॉमन सेंस से भी
सॉल्व की जा सकती हैं। तो जरूरी नहीं था कि इस क्वेश्चन में आपको ये सब पता हो कि स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोचिए थोड़ा सा। कह रहे कंसीडर द सी प्रोग्राम व्हिच इज मीन टू डिवाइड एक्स बाय यूजिंग वाई। डिवाइड एक्स बाय वाई यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड एक्स बाय वाई, एक्स को वाई से डिवाइड करना है यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। द वेरिएबल एक्स वाई क्यू एंड आर ऑल आर अनसाइंड इंटीजर। और देखिए ये कंडीशन देखिए, व्हाइल आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ओके, ये कहानी करनी है। ठीक है, कुछ कोड दे रखा है, कह रहा which of the following condition on the variable x, y, q and r before the execution of the fragment will ensure that the loop terminates in a state satisfying the condition x is equal to y into q plus r। पहले तो ये समझा देता हूं x और y क्या है। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने कहा x है 13 और y है 5। तो अगर हम 13 को 5 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स जाता है, जिसे हम क्वोशिएंट कहते हैं 10, और इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। दैट इज व्हाई सिचुएशन क्या होती है कि 13 इज नथिंग बट देखो आराम से देखना, 13 इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ या 5 टाइम्स, कुछ भी कैसे भी आप लिख लो, कोई मैटर नहीं है, 5 into 2 plus 3। ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2? क्वोशिएंट को अगर हम ढंग से देखें तो क्वोशिएंट का मीनिंग क्या होता है? क्वोशिएंट का मीनिंग है कि 2 टाइम्स हम x में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको x को डिवाइड करना है y से, डिवाइड x बाय y यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। दैट मींस अब मुझे 13 को डिवाइड करना है 5 से। जस्ट अंडरस्टैंड, अभी तक अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, क्वोशिएंट की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। क्यों? बिकॉज अभी तक मैंने y को एक भी बार x में से नहीं घटाया। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज कैन आई सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 13? यस। तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक इट 1 और मैं बोलूंगा अब मेरा अब तक का रिमाइंडर क्या रह गया? 8। अगेन मैं आपसे पूछूंगा कैन आई डिवाइड 5 फ्रॉम दिस? यस। आप कहेंगे 2 एंड इसमें से 5 घटा दिया, मेरा आ गया 3। आर यू गेटिंग व्हाई q is 2 here? Because 2 times we have subtracted 5 from 13। तो एक चीज तो समझ में आई, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड q मस्ट बी 0। बोलो बेटा फटाफट से। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये दोनों गलत है। बी ऑप्शन क्यू की बात ही नहीं कर रहा, ए ऑप्शन कुछ अलग बातें कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखो सी ऑप्शन में y ग्रेटर देन 0, ये तो होना ही चाहिए। अब कहानी ये है, अगर कोड के हिसाब से देखा जाए तो हम r में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं y को। दैट मींस इनिशियली हम क्या कह रहे हैं, सब कुछ रिमाइंडर है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। मैंने कहा x is 13, y is 5, इनिशियली द क्वोशिएंट इज 0, आई एम सेइंग अब तक का रिमाइंडर, सो लेट मी मेक एवरीथिंग एज रिमाइंडर। फर्स्ट इटरेशन में मैं क्या कह रहा हूं, क्वोशिएंट को 1 करो और r में से 5 घटा दो, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 5 दैट इज 8। सही है सर। सेकेंड इटरेशन में मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि q की वैल्यू को एक इंक्रीज करो, सॉरी यहां पर q 0 से 1 हो गया क्योंकि 1 टाइम, देन ये 1 से 2 हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, r is equal to r minus 5, so 8 minus 5, this becomes 3। हाँ या ना? नाउ थर्ड इटरेशन जैसे ही शुरू, मैं पूछ रहा हूं आपसे, is r greater than or equal to y? What is r? अब तक का जो रिमाइंडर है, the remainder which is remaining, the value which is remaining, so because this is 3 and this is false, अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। So what is the correct answer? So the correct answer is option C. Initially everything is a remainder. ठीक है? So let's move on to next question. Please pause the video, focus कीजिए।
बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डाउट कुछ होना चाहिए, बेहद इजी क्वेश्चन है। और कमाल की बात यह है कि 2 मार्क्स में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। m is equal to 10. There is a variable m having value 10. There is a variable n. There is a variable n1. ठीक है। अब देखिए जब ये वाला कोड चलेगा तो मैं इसे 2 पार्ट में हमेशा डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, हम कह रहे हैं m की वैल्यू को इंक्रीज करो, तो दिस बिकम 11, एंड सेकेंड पार्ट हम कहेंगे सेम वैल्यू असाइन करो n को, यानी कि 11। ठीक है। अब सिमिलरली ये वाला स्टेटमेंट भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले कहूंगा n1 में m को डालो, n1 में m को डालो, सो नाउ दिस बिकम 11, एंड देन I'll say m is equal to m plus 1, so now this become 12। ठीक है। अब हमने कहा n माइनस माइनस, यानी कि this become 10। हमने कहा माइनस माइनस ऑफ n1, this become 10। अब देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है n is equal to n minus n1। n की वैल्यू भी 10 है, n1 की वैल्यू भी 10 है, दैट मींस न्यू वैल्यू ऑफ n इज 0। ठीक है। और printf कह रहा है प्रिंट करो n, so what is the right answer? The right answer is 0। ठीक है। So let's move on to next question। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रिंग पर बेस्ड है, देखते हैं आराम से अच्छे से। मैं हमेशा से कह रहा हूं आपसे, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सोचिए, देन डिसाइड कीजिए कैसे करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं, आराम से समझते हैं चीजों को सिंपलेस्ट वे में। कह रहा है कैर पॉइंटर c इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग है गेट CSIT 2017। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी में ये स्ट्रिंग सेव होगी। स्ट्रिंग है गेट CSIT, एंड प्लीज अंडरस्टैंड ये सब कैरेक्टर है या सिंबल है, जैसे भी आप समझना चाहते हैं। ठीक है। Let us suppose the address is 100, then this would be 101, this would be 102। तो पॉइंटर C के अंदर क्या आ रहा होगा, पहले एलिमेंट का एड्रेस, दैट इज एड्रेस ऑफ कैरेक्टर G। डन सर। देन हमने एक पॉइंटर लिया एंड P is equal to C, दैट मींस C के जो कंटेंट है वो P के अंदर चले गए। That means now P is also pointing to this particular address। ठीक। हमसे कह रहा है ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, उसके बारे में कुछ पूछ रहा है। ठीक। पहले तो मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूंगा। If I ask you what is C, तो आप कहेंगे C एक एड्रेस है, of course। और printf को अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो हम क्या देते हैं, एक एड्रेस देते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने printf %s, c दिया, तो printf को मैंने एक एड्रेस दिया है और वो एड्रेस है कैरेक्टर G का। printf क्या करता है, इस एड्रेस पे जाएगा, कंटेंट चेक करेगा, इफ इट इज नॉट नल प्रिंट करेगा, अगले एड्रेस पे जाएगा, इफ इट इज नॉट नल प्रिंट करेगा। दैट मींस printf उस एड्रेस से लेके जब तक नल नहीं मिल जाता प्रिंटिंग करता रहता है, एंड माइंड इट, नल को प्रिंट नहीं करता है। ठीक है सर। दैट मींस ये क्या प्रिंट करेगा, पूरी स्ट्रिंग। बट इफ आई आस्क C+1, इफ आई आस्क printf %s, C+1, तो हम जानते हैं कि अगर C ये है, इफ दिस इज C, देन C+1 इज मूविंग वन लोकेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में एक लोकेशन आगे बढ़ना, तो C+1 वुड बी दिस लोकेशन लाइक 101। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। हाँ सर। तो अगर हम C+1 देंगे तो क्या प्रिंट होगा, ATECSIT 2017। ठीक है। दैट मींस ये पार्ट हम लोगों की क्लियर हो गया कि %s के साथ हम हमेशा एक एड्रेस देते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। What if I ask you what is P+1? What if I ask you what is P+1? Okay, let me just like array, string भी array की तरह ट्रीट की जा सकती है। I'm sorry। ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा P+1, again because P is representing address of character G, P+1 is this। Okay,
व्हाट इज p प्लस 2? सर p प्लस 2 एक लो एक और आगे बढ़ जाना, यानी कि p प्लस 2 इज एड्रेस और मेमोरी लोकेशन 102, या ये कहूं p प्लस 2 इज एड्रेस ऑफ कैरेक्टर t, p प्लस 2 इज एड्रेस ऑफ कैरेक्टर t, ठीक है। दैट मींस हम ये कह रहे हैं दैट p प्लस 2 इज नथिंग बट memory location 102. Now, if I ask you what is the value at p plus 2, तो 102 पर वैल्यू क्या है? सिंबल और कैरेक्टर कांस्टेंट t। अब एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जानते हैं कि इसे हम p of 2 लिख सकते हैं। Am I right? Am I right? हाँ सर। Now, हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि p of 2 t है, लेकिन एरे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप a of I को I of a लिख सकते हैं, as well as स्टार a plus I लिख सकते हैं, as well as स्टार I plus a लिख सकते हैं। That means p of 2 को हम 2 of p भी लिख सकते हैं, हम स्टार p plus 2 भी लिख सकते हैं, हम स्टार 2 plus p भी लिख सकते हैं। That means 2 of p और p of 2 दोनों की वैल्यू t है। ओके, तो हमें क्या मिल गया? 2 of p is equal to p of 2 is nothing but character t, ठीक है, ठीक है। Similarly, अगर मैं आपसे कहूं 6 of p क्या आएगी? It is nothing but p plus 6. See, p plus 3, p plus 4, p plus 5, p plus 6. This is p plus 6. तो p plus 6 एड्रेस ऑफ करेक्टर i है, तो स्टार p of 6 क्या आएगा? करेक्टर कांस्टेंट i। डन। अब हम वापस जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है c प्लस p ऑफ 2। तो मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं, इट बिकम c प्लस p ऑफ 2 इज नथिंग बट t, 6 ऑफ p इज नथिंग बट i माइनस 1। अब क्योंकि ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, t और i की जगह क्या वैल्यू यूज होगी? इनके एस्काई कोड्स यूज होंगे। अब कहानी ये है कि सर हमें तो एस्काई कोड याद नहीं है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो याद रखना नहीं है ना। हम मान लेते हैं कि i का एस्काई कोड 1 है, हम मान लेते हैं कि i का एस्काई कोड 1 है, तो j k l m n o p q r s t, इसका होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी t का एस्काई कोड आ गया 12। So now can I rewrite this as 12 minus 1 minus 1, so it is c plus 2. Can I say this is nothing but c plus 2? Sorry, c plus, क्या कर रहा हूँ? 12 minus 2 c plus 10. Can I write it as c plus 10? हाँ सर, एक बार और देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब c plus 10 क्या है? सर c plus 10 या p plus 10 सेम ही होगा, p plus 6, p plus 7, p plus 8, p plus 9, p plus 10. That means c plus 10 is nothing but address of this. अब समझिएगा, अगर मैं strlen को हम क्या देते हैं? strlen को भी हम एक एड्रेस देते हैं, string is an address। तो अगर मैं strlen को ये वाला एड्रेस दे रहा हूं, तो बेसिकली strlen को मैं ये दे रहा हूं, तो strlen क्या कैलकुलेट करेगा? नंबर ऑफ सिंबल्स या इस स्ट्रिंग की लेंथ, which is nothing but 2. So what is the output of the question? हमसे कह रहा है the output of the program. See, the output of this program is 2. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पेशेंस के साथ हमने सॉल्व किया, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉज कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कह रहा है द आउटपुट ऑफ इन्वोकिंग प्रिंट xy 1,1। तो अगर xy 1,1 है तो x की वैल्यू क्या है? 1, और y की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। बट x का भी कुछ एड्रेस होगा, y का भी कुछ एड्रेस होगा। हमने कहा इंट स्टार ptr x is equal to 0। ओके, x is equal to 0। ptr is equal to m% of x, यानी कि ptr जो हमारा पॉइंटर है उसके अंदर क्या है? एड्रेस ऑफ x। अब हमने कहा y is equal to स्टार ptr।
स्टार पीटीआर इज नथिंग बट 0, तो हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू 0। हमने कहा स्टार पीटीआर, पीटीआर का मतलब 100, वैल्यू एट पीटीआर 1 कर दो, वैल्यू एट पीटीआर हमने 1 कर दिया। अब हमसे कह रहा है प्रिंट करो x और y, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, दैट्स इट। So what is the correct answer? The correct answer for this particular question is option C. गेट 2017 में 1 मार्क्स में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से देखिए, समझिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो। सबसे पहले इसे समझते हैं, स्टैटिक कैर वेर। स्टैटिक वेरिएबल कहां स्टोर होता है? डेटा सेगमेंट या डेटा सेक्शन के अंदर। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? A variable located in data segment, यानी कि P का सेकंड है। हमें इतना समझ में आया कि P का सेकंड है। अगर P का सेकंड है तो कंफर्म ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं है। ठीक, Q को देखते हैं। देखिए M इज इक्वल टू मैलॉक, यानी कि M हीप के अंदर किसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था। जैसे ही आपने कहा M इज इक्वल टू नल, हुआ क्या? ये जो पॉइंटर था जो कि इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, अब M के अंदर इसका एड्रेस नहीं है। सो इज देयर एनी वे टू एक्सेस दिस ब्लॉक? नो, नो। आर यू गेटिंग? दैट मीन्स व्हाट अबाउट दिस मेमोरी? लॉस्ट मेमोरी। सो अगर मैं Q का आंसर देखने की कोशिश करूं, देन ओके, अ लॉस्ट मेमोरी व्हिच कैन नॉट बी फ्रीड, दैट मीन्स Q का आंसर है 4। चलिए देखते हैं Q का आंसर 4। ओके, ऑप्शन बी गलत, Q का आंसर 4, Q का आंसर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैर स्टार पीटीआर 10। पीटीआर इज एन एरे ऑफ 10 पॉइंटर टू कैरेक्टर। पीटीआर इज एन एरे ऑफ 10 पॉइंटर्स, यानी कि पीटीआर जो एरे है उसमें 10 एलिमेंट है, लेकिन हर एक के अंदर एड्रेस स्टोर होगा, बिकॉज पीटीआर इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। यानी कि पीटीआर 0 के अंदर एड्रेस होगा किसी कैरेक्टर का, पीटीआर 1 के अंदर एड्रेस होगा किसी कैरेक्टर का। ओके, और क्योंकि एरे के एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं, आराम से देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर एड्रेसेस, दैट मींस आर का फर्स्ट, आर का फर्स्ट। ओके, सो आई होप द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, हालांकि रजिस्टर वेरिएबल भी अगर हम कहें तो रजिस्टर वेरिएबल क्या होते हैं? सर इट इज ओनली अ रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट। ओके, लेट्स सी। It is a request to allocate a CPU register to store data. ठीक है? So the correct answer for this particular question is option A. चलिए, now this is a wonderful question. मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो पॉज करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा था आउटपुट प्रिंटेड व्हेन fun15 is called। चलिए पहले देखते हैं fun15, देखते हैं fun15। ओके, जब मैं fun15 कह रहा हूं तो n की वैल्यू होगी बेटा 5। ठीक है, देखिए fun1 के अंदर 3 स्टेटमेंट हैं रिकर्सिव कॉल के अंदर। सी दिस इज द बेस केस ना, तो हम कह रहे हैं fun1 और fun1 के अंदर 3 स्टेटमेंट चलते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा स्टेटमेंट कहता है fun2 को कॉल करो लेकिन आर्गुमेंट 2 कम कर दो, और तीसरा स्टेटमेंट कहता है प्रिंट है। तो क्योंकि आर्गुमेंट 5 है, जब ये चलेगा तो इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा fun2 को कॉल करो लेकिन 5 - 2 के लिए, और इसका तीसरा स्टेटमेंट भी बोलेगा प्रिंट करो 5। ठीक है, डन। नाउ जब fun2 ऑफ 3 कॉल होगा तो n की वैल्यू होगी 3। लेट अस एनालाइज fun2 ऑफ n। तो ये तो बेस केस है, इसको भूल जाते हैं। अगेन fun2 भी 3 स्टेटमेंट चलाता है। पहला स्टेटमेंट बोलता है प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, दैट मींस एक तरीके से 4 स्टेटमेंट हो गए। प्रिंट करो n की वैल्यू, n को इंक्रीज करो, देन fun1 को कॉल करो, देन प्रिंट करो n की वैल्यू। दैट मींस ये जो प्रिंट n है और ये जो प्रिंट n है यहाँ डिफरेंट वैल्यूज होंगी। समझिए, हमने कहा fun2 ऑफ 3, तो fun2 के पहले स्टेटमेंट के हिसाब से यहां पर प्रिंट होगा 3, बट
बिकॉज ऑफ प्री इंक्रीमेंट n की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अंडरस्टैंड, n की वैल्यू हो गई 4, देन हम कह रहे हैं कॉल करो fun1 ऑफ n, लेकिन n की अपडेटेड वैल्यू क्या है 4, एंड देन वी आर सेइंग प्रिंट करो n की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आंसर तो आपका यहीं से आ गया, क्योंकि भाई इसका ट्री बनेगा वो बात अलग है, बट आप अगर इसे ट्रेस करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे ना, यानी कि पहली दो वैल्यूज क्या है 5 और 3, उसके बाद कुछ भी होता रहे, लास्ट दो वैल्यूज क्या है 4 और 5। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हो तो आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए जो 5-3 से स्टार्ट हो और 4-5 पर खत्म हो। 5-3 से स्टार्ट हो रहा है और 4-5 पर खत्म हो रहा है, आंसर हमारा आ गया। गेट में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, नॉलेज पर्पस के लिए मैं इसको पूरा बताऊंगा, बट गेट के एग्जाम में आप थोड़ा सा टाइम यहां पर सेव कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने कहा fun1 ऑफ 4, तो n की वैल्यू हो गई 4। अब fun1 ऑफ 4 क्या बोलेगा, fun1 ऑफ 4 बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, देन कॉल करो fun2 फॉर n माइनस 2 विच इज 2, एंड देन प्रिंट करो n की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अब fun2 ऑफ 2 क्या बोलेगा, n की वैल्यू 2 है, fun2 बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू। आर यू गेटिंग? यस, देन n is equal to n plus 1, that makes this as 3, then call करो fun1 of n को, and then print करो n की वैल्यू। अब fun1 of 3 क्या करेगा, fun1 तो हमें पता है क्या करता है, fun1 प्रिंट करेगा n की वैल्यू, fun2 3 minus 2, fun2 of 1 को कॉल करेगा, देन प्रिंट करेगा n की वैल्यू। ठीक है, अब fun2 of 1 क्या करेगा, fun2 of 1 पहले प्रिंट करेगा n की वैल्यू, देन n is equal to n plus 1 करेगा, जिसकी वजह से 2 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है, एंड देन fun1 ऑफ बोलो 2 को कॉल करेगा, देन प्रिंट करेगा 2 को। अब जब fun1 ऑफ 2 आएगा तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा 2 को, देन fun2 ऑफ 0 को कॉल करेगा, एंड देन प्रिंट करेगा आई होप 2 को। सही है, अब fun2 ऑफ 0 कुछ नहीं करेगा, तो आंसर क्या आने वाला है भाई, आप लास्ट में इसको ट्रेस भी तो करोगे ना इस ट्री को, तो 5 3 4 2, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, 5 3 4 2 3 2 2 3 3 4 4 5, है ना, 5 3 4 2 3 1 2, 5 3 4 2 3 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 4 4 5। बस अब आपको इस ट्री को ट्रेस करना है, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, और आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बट पेशेंस लेवल थोड़ा सा होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो सेव द टाइम, जैसा मैंने बताया। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, सभी लोग। सिंपल है, यहां बस आप एक गलती कर सकते हो, वो मैं समझा देता हूं। हमने कहा कैर स्टार x इज इक्वल टू एबीसी, कैर स्टार y इज इक्वल टू डी ई एफ जी, प्रिंट लेंथ x कॉमा y, यानी कि यहां से x क्या मतलब क्या है, देखिए x के अंदर एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर एक स्ट्रिंग स्टोर है, दैट मींस इफ आई एम सेइंग दिस एड्रेस इज 100, यहां पर क्या है एबीसी। ठीक है, सिमिलरली y के अंदर एक एड्रेस होगा, और इस एड्रेस पर क्या है एक स्ट्रिंग स्टोर है, दैट इज डी ई एफ जी एच एंड। ठीक है, तो यहां से आपने क्या पास किया 100 और 200। ठीक है, s के अंदर क्या आता है 100, यानी कि s इसको पॉइंट कर रही है, और t के अंदर क्या आता है t इसको पॉइंट कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए ये क्या है अनसाइंड इंटीजर। अच्छा, हमने कहा strlen strlen का भी रिटर्न टाइप अनसाइंड इंटीजर होता है, तो s के लिए इसका आंसर क्या आने वाला है 3, तो हमने कहा 3 माइनस t का आंसर क्या आने वाला है 5। इज दैट ओके? ग्रेटर देन c,
-2 ग्रेटर देन सी, सी इज अ अनसाइंड इंटीजर, तो अनसाइंड इंटीजर और -2 का कंपैरिजन नहीं होगा, दैट मींस पहले -2 कन्वर्ट होगा अनसाइंड इंटीजर में। सो व्हाट इज द अनसाइंड इंटीजर वैल्यू ऑफ -2? हम जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो प्लीज साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़िएगा, मेरे किसी भी वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। तो -2 की अनसाइंड वैल्यू क्या होगी? लार्ज पॉजिटिव, एंड बिकॉज दिस इज लार्ज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन सी बिकम्स ट्रू, और हम जानते हैं टर्नरी ऑपरेटर में अगर ये ट्रू हो जाता है तो सारी वैल्यू एक्सप्रेशन 2 की हो जाती है। सो व्हाट इज एसटीआर एलियन? एस 3, दैट इज व्हाई एलियन के अंदर 3 आंसर जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, आराम से समझते हैं व्हाट इज दिस। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, एक प्रोग्राम दे रखा है मैक्स ऑफ, और देखिए नोट में कह रहा है मैक्स ऑफ एक्स कोमा वाई रिटर्न द मैक्सिमम, मतलब वो कह रहा है कि मैक्स ऑफ एक्स कोमा वाई मान लीजिए एक फंक्शन है जो मैक्सिमम रिटर्न करता है 2 वैल्यूज का। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपसे कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहता हूं, या ये समझिए कुछ बताना चाहता हूं। मान लीजिए देयर इज एन एरे, लेट अस सपोज देयर इज एन एरे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। If this is an address 100, this is an address 104, मैं assume कर रहा हूँ इंटीजर 4 बाइट का है, ठीक है। एंड मैंने कहा there is an integer int star p, और इस एरे का नाम है a, ठीक है। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ p is equal to address of a0, what does that mean? हमने कहा कि P कहने का मतलब है ये वाला एड्रेस, सही है, एकदम करेक्ट है। अगर P कहने का मतलब ये है तो P+0 कहने का मतलब भी यही है। आर यू गेटिंग? हाँ सर, यानी कि P+0 कहने का मतलब हम यहाँ खड़े हुए हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार P+0? इट इज नथिंग बट द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस व्हिच इज 2, बट एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसे P0 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? Now understand another part. If this is P, what is P+1? If this is P, P+1 हो गई अगला लोकेशन, या एक लोकेशन आगे बढ़ जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर P+1 अगला एड्रेस है, then what is स्टार P+1? सर P+1 का मतलब यहाँ खड़े हैं, स्टार लगाओ अंदर घुस जाओ, दैट मीन्स स्टार P+1 हो गया 4, इसको हम कह सकते हैं P1 which is 4। दैट मीन्स अच्छे से समझिएगा, अगर P एक एड्रेस है तो P0 क्या है? उस एड्रेस पर जो वैल्यू है, और P1 क्या है? P1 क्या है? अगली लोकेशन पर जो वैल्यू है। अगर P के अंदर एक एड्रेस है, P0 क्या है? उस एड्रेस पर जो वैल्यू है, और P1 क्या है? अगले लोकेशन पर जो वैल्यू है। बिकॉज इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर इज एन एरे 3 5 2 6 4, एक एरे गिवन है 3 5 2 6 4। लेट मी मेक दिस एरे, चलिए बनाते हैं आराम से। 3 5 2 6 4, तो हमसे कहा a0 3 a1 5 a2 2 6 4, so this is a3, this is a4। मान लेते हैं this address is 100, this is 104, this is 108, this is 112, this is 116 and array A। ठीक, हमने बना दिया, डन है। अब देखिए हमने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं f of a, 5। a क्या है? एरे का नाम। एरे का नाम क्या होता है? उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि एड्रेस ऑफ 3। तो क्या मैं ये कह सकता हूं डायग्राम को देख के कि हमारी जो फंक्शन कॉल है वो है f ऑफ 100, आराम से देखिएगा 100, 5। बिल्कुल ठीक है, एकदम मस्त है। एक्चुअल आर्गुमेंट है 100 और 5, ठीक। बट अगर आप मेरे से कहेंगे कि फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट भी तो देखना है ना। तो देखो बच्चे, फॉर्मल आर्गुमेंट है पॉइंटर और एक वेरिएबल है। तो हमने कहा
पॉइंटर P हो गया ये, N हो गया ये। दैट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर कॉल P किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। नाउ अंडरस्टैंड रिकर्शन या फंक्शन क्या कह रहा है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देता हूं सो दैट चीजें क्लियर है। देखिए अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है आंसर 0 है, एल्स इस फंक्शन कॉल का रिजल्ट है मैक्स ऑफ f p प्लस 1 कॉमा n माइनस 1। देखिए अगर p है 100, हम कह रहे हैं इसका आंसर क्या है? मैक्स ऑफ f ऑफ p प्लस 1। अगर p 100 है तो p प्लस 1 क्या होगा? 104 या अगला लोकेशन, n माइनस 1 हो जाएगा 4 कॉमा इस कॉल की बात चल रही है तो व्हाट इज p0? अगर p एड्रेस है 100, p0 होगी ये वाली वैल्यू और p1 होगी अगली वैल्यू। दैट मींस कैन आई राइट ओवर हियर 3 माइनस 5? प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट बिकॉज कह रहा है p0 माइनस p1, बिल्कुल ठीक है। नाउ फॉर दिस अगर आपको ये सॉल्व करना है तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एम आई राइट? अब हमें चाहिए कि इसका क्या आंसर है। देखो भैया इफ दिस इज p, दिस इज n, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैक्स ऑफ f ऑफ p प्लस 1। अगर p इस कॉल के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर कॉल p क्या है? 104, ठीक है? तो p प्लस 1 क्या हो जाएगा? 108, n माइनस 1 हो जाएगा 3। अब आराम से समझिएगा, अगर p 104 है तो p0 ये वाली वैल्यू होगी और p1 ये वाली वैल्यू होगी। दैट मींस आई एम सेइंग 5 माइनस 2, डन है सर। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर कॉल p ये है, n ये है, यानी कि p की वैल्यू हो गई 108। तो इसका आंसर अब हमें कैसे मिलेगा? मैक्स ऑफ f ऑफ p प्लस 1 विच इज 112 कॉमा 2 कॉमा p0 हो गया 2, p1 हो गया अगली लोकेशन पर जो वैल्यू है दैट इज 2 माइनस 6, डन है। फाइनली अब p ये है, n ये है, ओके? दैट मींस इस कॉल के लिए p हो गया 6, p हो गया 112। तो इसका आंसर अब हमें कैसे मिलेगा? हमें मिलेगा मैक्स ऑफ, फटाफट से बोलिए, f ऑफ 116 कॉमा 1 कॉमा 112 पर जो वैल्यू है -4। नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट। जैसे ही n की वैल्यू 1 हो गई, अगर आप कोड अच्छे से देखें, n इज लेस देन इक्वल टू 1, रिटर्न करो 0। दैट मींस इसका आंसर अब क्या है? 0। इसका आंसर अब क्या है? 0 और ये हो गया 2। तो 0 कॉमा 2 की मैक्सिमम, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 2। दैट मींस इसका आंसर आ गया 2। अब 2 कॉमा माइनस 4 में से मैक्सिमम कौन है? 2, यानी कि इसका आंसर आ गया 2। और 2 कॉमा 3 में से मैक्सिमम कौन है? 3। अब 3 कॉमा माइनस 2 में से मैक्सिमम कौन है? 3। That is why what is the answer for this particular code? Sir, the answer for this particular code is 3. देखिए समझिए, रिकर्शन अपने आप में एक टूल है और जबरदस्त टूल है, ठीक है? तो रिकर्शन आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। यहाँ बच्चा पता है क्या गलती करता है? वो इस कॉल में p को ये वाली वैल्यू रख सकते हैं आप, तो कभी भी ऐसा नहीं करिएगा। ये कॉल p की है तो p 104 है, इज दैट ओके? और p0 क्या है? उस एड्रेस पर जो वैल्यू है, और p1 क्या है? अगले एड्रेस पर जो वैल्यू है। तो आप लोगों को ऐसी गलती रिपीट नहीं करनी है, ठीक है? तो इस सेशन में हमने कुछ PYQs देखे, नेक्स्ट सेशन में मैं और PYQs आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बट इन PYQ सेशंस का सबसे अच्छी तरह से एडवांटेज वही लोग ले पाएंगे। देखिए PYQs बहुत जगह हैं, है ना? मतलब ऑनलाइन इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं, बहुत जगह PYQs अवेलेबल हैं। पर इन PYQs का एडवांटेज आप तभी ले पाएंगे जब आप सिर्फ इस चीज पर फोकस करेंगे कि मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करते। मान लीजिए आपने 500 क्वेश्चन कर लिए लेकिन आपकी अप्रोच नहीं बनी, तो जैसे ही 501 वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, 501वां क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, हो सकता है वो सॉल्व ना हो। लेकिन अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप सही ही करके आएंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में।